आईएएस का फॉर्म भर रहे हैं, मने मन खुश होने वाला है। तो 8 लाख लोग फॉर्म भरता है, 5 लाख लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करता है, और एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करता है, एग्जामिनेशन में अपियर कितने लोग होता है? एग्जामिनेशन में अपियर 3 से 4 लाख। हाँ, इसका इसी पे शादी हो जाता है, हम बता देते हैं। कितना लोग को शादी इसी पे हो गया है, हम जानते हैं। लड़की के पिताजी आते हैं, सर हो जाएगा ना लगा हुआ का? हम क्या बोले, गारंटी? गारंटी 5 करोड़ भी दो तो भी गारंटी नहीं देंगे, समझ गया ना? हाँ, मेहनत करेंगे तुम्हारे पीछे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो जितना मेहनत करेगा उसके पीछे खूब मेहनत करेंगे, जो हल्के में रहेगा उसके पीछे हम भी हल्के में लेंगे, ठीक है? तो 2 लाख लोग कहाँ चला गया? गुलामा हो गया। खाली एडमिट कार्ड डाउनलोड किया और पॉकेट में से रख लिया, और रोज चाय की दुकान पे जाएगा, दोस्त बोले क्या रे, क्या है पॉकेट में? तो क्या बोलेगा पता है? मत देखो, मत देखो ये सब चीज। जब कहोगे ना किसी को मत देखो ये सब चीज, तो और उसको उत्सुकता बढ़ेगा, कहेगा ना फिर दिखावे करो, कुछ लॉटरी उटी ऑफर निकला है या क्या निकला, कुछ तो है। तुम कहो ना ना छोड़ दो, तो और उसका उत्सुकता बढ़ेगा, और जब दिखाओगे तो कहेगा आह, तब वाह तुम तो यूपीएससी के एग्जाम दे रहे। हाँ हाँ, दे रहे हैं, दे रहे हैं। हमको तुम ऐसा वैसा समझते हो? तब दे रहे हैं। देना दाना कुछ नहीं, वो खाली एडमिट कार्ड दिखाने के लिए। दोस्तों में इंप्रेशन, परिवार में इंप्रेशन, है ना, शादी करना है, ये सब 2 लाख लोग हैं। एग्जामिनेशन सेंटर कितने लोग पहुंचते हैं? 3 लाख लोग। और तुम यही बात फिगर देख के डर जाते हो कि बाप रे बाप, मेरा कंपटीशन 8 लाख लोगों से है। नहीं बच्चा, तुम्हारा कंपटीशन 8 लाख बच्चे के साथ नहीं है। तुम्हारा कंपटीशन कितने लोगों के साथ पता है? कितने लोगों के साथ? रियल कंपटीशन, जो पढ़ रहा है। कितने लोगों के साथ कंपटीशन? रियल कंपटीशन। रियल कंपटीशन तुम्हारा जब कभी मन कहे ना कि अरे बाप रे बाप, यू आर अंडर 8 लाख स्टूडेंट, तुरंत बोलो नो, आई एम नॉट इन 8 लाख, आई एम इन 30 लाख, 30K, 30,000 ओनली। फिर देखो अंदर से हिम्मत आएगा। दुष्ट आत्मा जिसको बोलते हैं मन, दुष्ट आत्मा जिसको बोलते हैं मन, और सद आत्मा उसको बोलते हैं चेतना। तुम्हारे अंदर क्या है? एक मन है, और एक क्या है? चेतना। चेतना जिसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। और ये क्या है? मन। ये हमेशा तुमको डराएगा, ये हमेशा डराएगा, और ये क्या करेगा? तुमको सजग करेगा। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले को ये दोनों कॉफी बनाते हैं। तुम उसको बोलो कॉफी बनाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, लेकिन रुको 2 चैप्टर खत्म कर लेने दो, उसके बाद तुमको कॉफी पिलाएंगे। चेतना हमेशा अलर्ट रहता है, तुमको हमेशा सही रास्ता बताता है, और गलत क्या है सही क्या है कौन बताता है? चेतना बताता है तुमको। तुम याद करो, सुबह नींद खुलने से, आंख खुलने के बाद, आंख जैसे ही खुलता है उसके बाद कौन बताता है कि ब्रश करना चाहिए? चेतना। कौन बताता है? तुम सबसे पहले चेहरा अपना आईना में देखते हो ऐसे करके, कौन बोलता है कि लगता है बाल बहुत बिखरा हुआ है, इसको ठीक करना चाहिए, आज नहाना चाहिए? कौन बोलता है? चेतना बोलता है, समझ गया ना? और मन क्या बोलेगा पता है? मन क्या बोलेगा? दूर, कौन तो नहाता है, चेहरा धो ना जी पानी से और फेस वॉश लगाओ और जाओ, मन बोलता है। नहाओ कौन बोलता है? चेतना। समझ में आ रहा है चीजें? आ रहा है समझ में? चेतना। तो चेतना को तुमको सुनना है, मन को नहीं सुनना है। मन को सुनोगे पागल हो जाओगे, और यूपीएससी की तैयारी क्या, तुम जनरल कंपटीशन भी नहीं निकाल पाओगे। क्यों? मन जो है ना इतना डिस्ट्रॉय करता है लोगों को, यही पटना लाता है और यही पटना छुड़वाता है। यही गार्जियन पैसा दे सकते हैं आपके, आप पे विश्वास कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, लेकिन गार्जियन इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। गार्जियन इसको नहीं जगा सकते, आपका गार्जियन, समझ गए? तो आपको हमेशा इसका बात सुनना है, और हर दिन तैयारी में, हर दिन आपको नेगेटिविटी महसूस होगा, आपको अपने आप पॉजिटिव होना है। और आपको हर दिन इस तैयारी में, इस रास्ते में कोई हर दिन मोटिवेट नहीं करेगा, आपको याद रखना। जब यदा कदा क्लास में कोई मोटिवेशन क्लास हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन हर दिन कोई मोटिवेट नहीं करेगा आपको, ठीक है? जब जब मेरा क्लास रहेगा मैं कोशिश करूंगा आपको चार्ज कर दूं, आपके चेतना को जगा दूं, आपके दिमाग को जिंदा कर दूं, इतना करने का काम मेरा है। लेकिन और भी फैकल्टी का तो क्लास रहेगा, तो वो तो अपने तरीके से पढ़ाएंगे आपको, कभी कभी आप पे र्यूड भी हो जाएंगे, डांटेंगे भी आपको कि कहीं इतना वर्क किया, तुम कुछ नहीं जानते हो, समझ गए?
तो तुमको क्या करना है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर करके ठीक है आगे से कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे। तो चेतना को जगा के रखना है। तो योर रियल कंपटीशन किसके साथ है? ओनली 30,000 पीपल, 30,000 एस्पिरेंट ओनली। इसको तुम याद रखना जेहन में, दिमाग में, और कॉपी में लिख लो कि तुम्हारा फाइट कितने लोगों से है? सिर्फ 30,000 लोगों के साथ फाइट है। अब कोई पार्ट 1 में है, कोई पार्ट 2 में है, कोई पार्ट 3 में है। अब 3 तरह का स्टूडेंट है। जो पार्ट 1 में है वो ये मत समझना कि मेरे पास तो अभी 2-3 साल का समय है, ये गलती मत करना समझने का। क्यों? समय इतना तेजी से बीतता है कि पता नहीं चलता है। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन के लिए तो 1 साल चाहिए। ऐसा थोड़े होता है कि सिलेबस कंप्लीट हुआ और अगला साल मेरा सिलेक्शन हो गया। जब तक ग्रेजुएशन नहीं होगा तब तक तुम फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो फॉर्म इधर भरने लायक बनते बनते तुम्हारा इधर 2 से 3 साल में ठोस तैयार हो जाओगे, ठोस तैयार। बशर्ते कि तुम डिस्टर्ब बीच में नहीं होना, बीच में डिस्टर्ब नहीं होना। और डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारा फैक्टर तुम्हारे ऊपर आएगा, बहुत सारा फैक्टर। कभी घर में कोई हालात सिचुएशन बदल जाएगा, कभी घर वाले तुमको सहयोग करने से मना कर देंगे, कभी पटना से बोलेंगे चलो घर, कुछ नहीं पढ़ रहे हो, समझ गए? बहुत सारा सिचुएशन आएगा जो तुमको इफेक्ट डालेगा। तुमको क्या करना है उस वक्त? अपने पे कंसंट्रेट करके अपनी मंजिल को बस देखना, अपने लक्ष्य को देखना है और कुछ को नहीं देखना है। परिस्थितियां ऊपर नीचे होते रहेगा, डजंट मैटर। 3 लाख लोग अपेयर होते हैं, रिजल्ट कितने लोग का आता है बच्चा? कितने लोग का रिजल्ट आता है पीटी में? पीटी पास कितने लोग पीटी पास करते हैं? सीट अमूमन वही रहेगा 800 से 1000, 800 to 1000 सीट रहेगा। तो रिजल्ट कितना आएगा लगभग? कितने लोग का? 5,000 कहां, ज्यादा आएगा, ज्यादा 10 गुना मान के चलो, 10 गुना मान के चलो। तो अगर सीट है 1000 तो रिजल्ट कितना? 10,000 मान के चलो रिजल्ट, ठीक है 10,000। रिजल्ट कभी थोड़ा प्लस भी देता है, कभी माइनस भी देता है। 10,000 मान के चलो, 1000 सीट है तो 10,000। अब 10,000 रिजल्ट दिया, इसमें पढ़ने वाला कितना लोग हैं? 30,000। और 30,000 में जो बढ़िया पढ़ेगा, जिसका तैयारी बढ़िया है, मस्त तैयारी है, प्रैक्टिस खूब है, क्वेश्चन पे पकड़ है पीटी का, और हर हफ्ता मथता है, उसका सिलेक्शन 10,000 का, उसी लोग का सिलेक्शन होता है पीटी में। और अभी भी इस पीटी में सब तैयारी वाला नहीं है, तैयारी वाला नहीं है। अभी भी इसमें पता है 3,000 लोग कौन घुसे हुए हैं? पता है 3,000 लोग गलत लोग घुसे हुए हैं इसमें, इस रिजल्ट में। क्यों? कितना लोग सिर्फ पीटी तैयारी करता है? क्यों? बिहार सरकार चीफ मिनिस्टर 1 लाख रुपया देगा, पता है कि नहीं आप लोग को? आईएएस का पीटी पास कर जाइएगा तो आपको 1 लाख रुपया देगा, किसी को भी, खाली बॉयज छोड़ करके, जनरल का बॉयज छोड़ करके। जो बॉयज जनरल में आते हैं, जनरल कैटेगरी में आते हैं, अब देखो कितना हंस रहा है तो, है ना? जनरल कैटेगरी में जो बॉयज आते हैं उसको छोड़ करके, और जनरल कैटेगरी में अगर लड़की है उसको मिलेगा। और जो बीपीएससी के पीटी पास कर लेगा 50,000 रुपये मिलेगा। अब तुम तो कहोगे वाह सर, इधर 1 लाख, इधर 50,000, 1.5 लाख रुपये तुमको मिल रहा है। 1.5 लाख रुपये में अच्छा खासा तैयारी किया, बढ़िया से और आगे मदद मिलेगा। नहीं होता कभी एक वनडे में रहेगा ना जी, तो हिम्मत बनेगा। और एक लड़की के खाते में अगर 1.5 लाख रुपया रहे, 1.5 लाख छोड़ दो, 1 लाख रुपया रहे, उस लड़की का देखो गट्स और हिम्मत देखो, काहे तो बात करेगी, उसको लगता है, लगेगा कि हमें रजिया सुल्ताना है कि नहीं? एक लड़की के खाते में 1 लाख रुपया रहे, प्लस रहे, तो उसको लगेगा रजिया सुल्ताना हम ही है, हटो छड़ो, सब उसको बलबले दिखेगा, है कि नहीं? तो 1.5 लाख रुपया तुमको मिल रहा है खाली पीटी पास करने में। तो अगर यूपीसी तैयारी करते हो, थोड़ा सा अगर ध्यान देते हो, तो यूपीसी पीटी निकल जाएगा। और देखो होता क्या है, मैं राज की बात बताता हूँ। एक फॉर्म निकलता है क्लर्क का, बैंक का, और एक फॉर्म निकलता है पीओ का, बैंक पीओ का, ठीक है? तो एक क्लर्क का फॉर्म निकलता है, एक बैंक पीओ का फॉर्म निकलता है। अब होता क्या है, देखना, एक पीओ का और एक क्लर्क का। ये पीओ वाला क्या करता है, क्लर्क वाला फॉर्म भर देता है, पीओ वाला। और क्लर्क वाला क्या करता है, ये भी फॉर्म भरता है,
ये इसका भरता है, ये इसका भरता है। तो उसी तरह यूपीएससी और बीपीएससी का है। यूपीएससी और बीपीएससी में कितना लड़का पटना से दिल्ली गया है तैयारी करने के लिए यूपीएससी, और वहां कोचिंग में 2-3 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया देकर के कोचिंग भी कर रहा है, लेकिन फार्म कैसे क्यों भर रहा है? बीपीएससी का। कोचिंग खत्म किया यूपीएससी का, फार्म भर रहा है बीपीएससी का। अब कितना लोग ऐसा है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और यूपीएससी में 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट पे नहीं हुआ, तो क्या करता है? ये वाला फॉर्म भर देता है और ये वाला सिलेक्शन हो जाता है, तुरंत खट से सिलेक्शन हो जाता है और लेके निकल जाता है। डिप्टी कलेक्टर बन गया, डीएसपी बन गया, रजिस्ट्रार बन गया। क्या दिक्कत है ना? और फिर क्या किया, जैसे यहाँ सिलेक्शन हो गया तो अंदर अंदर वो ड्यूटी के साथ पढ़ भी तो रहा है, उसको ना कोचिंग करने की जरूरत है, अब खाली रिवीजन कर रहा है। और शुरू ड्यूटी में 1 साल तक तो ज्यादा काम रहता नहीं है, खाली ट्रेनिंग ही चल रहा है, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग चल रहा है, और ट्रेनिंग पीरियड को सबसे ज्यादा यूटिलाइज कर लेता है डिप्टी कलेक्टर साहब या रजिस्ट्रार साहब। और क्या करता है, अंदर अंदर ही तैयारी करके 1 से 2 अटेम्प्ट में फिर यूपीएससी देता है, मालूम हुआ सिलेक्शन हो गया सिलेक्शन। समझ गए? तो दिमाग लगाने की चीज। तो पीओ का फॉर्म क्लर्क भी भरता है और क्लर्क का फॉर्म पीओ भी भरता है। सिलेक्शन क्लर्क में ज्यादातर सिलेक्शन कौन लेके भाग जाता है? पीओ। क्लर्क वाला तो करते रह जाता है, लेके भाग गया, बिना नहीं हुआ, क्योंकि आपसे ज्यादा दिमाग वाला फार्म भर रहा है। कौन? पीओ वाला। और जब पीओ वाला बैठता है क्लर्क में तो पहले से उसको कॉन्फिडेंस ज्यादा है। क्यों? ये सब क्वेश्चन तो हम बना ही नहीं, और उसका कॉन्फिडेंस फैक्टर काम करता है वहां पे। कौन सा फैक्टर? कॉन्फिडेंस फैक्टर काम करेगा। इसीलिए अगर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और कल के डेट में बीपीएससी का एग्जाम दोगे या पीटी में बैठोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस फैक्टर काम करेगा यहाँ पे, और अंदर से जब चार्ज रहोगे तुम। क्यों? ये तो होबे करेगा मेरा, ये हो चाहे ना हो, ये तो हो करेगा पीटी, और हो जाता है। और इसका सीट जो है, बीपीएससी का जो सीट है, ज्यादातर यूपीएससी की तैयारी करने वाला लेकर भाग जाता है। मैं राज की बात बता रहा हूं। बीपीएससी की तैयारी करने वाला बहुत हद तक तैयारी करते रह जाता है, कभी पैटर्न चेंज हो गया तो कभी कुछ हो गया तो कभी कुछ हो गया, और एसए पेपर दे दिया है, ऑप्शनल पेपर को साइड कर दिया है, तब एसए पेपर दे दिया। और यूपीएससी तैयारी करने वाले को एसए पेपर में बहुत कमांड रहता है, एथिक्स पे कमांड रहता है, इंटरनल सिक्योरिटी पे कमांड रहता है, डिजास्टर मैनेजमेंट पे कमांड रहता है, सोसाइटी पे कमांड रहता है, सोशल जस्टिस पे कमांड रहता है, गवर्नेंस पे कमांड रहता है। वो टिकेगा? बीपीएससी उसके सामने टिकेगा? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है टिकेगा, क्योंकि उसके पास जो माइंड है, उसके पास जो नॉलेज है, यूपीएससी वाले के पास ब्रॉड नॉलेज है, ब्रॉड नॉलेज। समझ रहे बात को? ब्रॉड नॉलेज है उसके पास, कई गुना उससे ज्यादा ये पढ़ा है, कई गुना ज्यादा एंगल इसके पास है, कई ज्यादा गुना इससे ज्यादा डायमेंशन है इसके पास, यूपीएससी वाले के पास। और उसको इससे लिखने बोलो यूपीएससी वाले को, देखो क्या तगड़ा इससे लिखता है, मल्टी डायमेंशन होकर लिखेगा वो, मल्टी डायमेंशन, और उसी में नंबर मिलता है उसको। उसको जीएस पेपर 1 मेंस लिखने बोलो, तगड़ा लिखेगा, क्या नंबर मिलता है उसको। उसको बोलो जीएस पेपर 2 लिखने के लिए, जीएस पेपर 3 लिखने के लिए, जीएस पेपर 4 लिखने के लिए, देखो मल्टी डायमेंशन होकर लिखेगा और कितना नंबर लाता है वो। तो मेरा कहने का मतलब है कि यूपीएससी में 1 से 2 अटेम्प्ट में हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो स्टेट पीसीएस भर करके खर्च से ले लेने का, बेरोजगारी के धब्बा सबसे पहले हटाने का। समझ रहे हो? सबसे पहले बेरोजगारी के धब्बा हटाने का, और डिप्टी कलेक्टर बन जाने का, डीएसपी बन जाने का, रजिस्ट्रार बन जाने का, बीडीओ बन जाने का, जो भी पकड़ लो। और अंदर अंदर, क्योंकि घर में बैठे क्या करोगे, 5 साल तक घर में बैठोगे, अच्छा लगेगा? घर वाला भी कहेगा हाथ पीला कर दो इसका, लाल कर दो इसका, कुछ करिए नहीं रहा तो क्या करोगे? शादी कर देगा घर वाला, है ना? तो घर में बैठ के अच्छा है कि ऑफिस में बैठे? घर में बैठने से अच्छा ऑफिस में बैठे। तो ऑफिस में बैठोगे मतलब सैलरी भी मिल रहा है, वो पोस्ट भी मिल गया, और वो भी गस्टेड पोस्ट, गाड़ी, मस्त, मोटा इनकम। इनकम मतलब दूसरा बात नहीं समझ जाना, इनकम मतलब हर महीना इतना पैसा मिलेगा तुमको सैलरी कि तुम्हारा सैलरी कोई पूछेगा नहीं। और बताओ, बैंक क्लर्क का सैलरी पूछता है सब कोई कि कितना सैलरी मिलता है जी, पीओ का सैलरी पूछता है सब कोई, लेकिन एगो बीडीओ का सैलरी कोई नहीं पूछता है। समझ गए? डिप्टी कलेक्टर का सैलरी कोई नहीं पूछता है, रजिस्ट्रार का सैलरी कोई नहीं पूछता है कितना सैलरी मिलता है। और उतना तो छोड़ दो, यूपीएससी में जिसका सिलेक्शन होता है ना, उसका सैलरी तो और कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है।
समझो बात को जो हम कहना चाहते हैं। तो फिर क्यों ना सारा मेहनत हम झोंक दें, और झोंक करके बस कितना जो पार्ट 1 में है उसके लिए 1 साल से लेकर के 1 से 2 साल मान के चलो, और जो पार्ट 1 पार्ट 2 में है उसके पास तो मात्र 1 साल है, और जो पार्ट 3 में है उसके पास तो मात्र 1 से 1.5 साल है। क्यों? क्योंकि उसको प्रैक्टिस और रिवीजन भी तो करना है, कि खाली कोचिंग में बैठे रहना है। समझ गया ना? बहुत लोग कहते हैं सेल्फ स्टडी से हम पढ़े हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़े हैं। हम ये बोलते हैं बढ़िया बात है। जब इंश्योरेंस का फॉर्म भरा जाता है ना, इंश्योरेंस का फॉर्म जानते हो, इंश्योरेंस जानते हो कि नहीं इंश्योरेंस होता है? तो इंश्योरेंस एक प्रपोजल होता है, और उस प्रपोजल का जब फॉर्म भरते हैं, आप लोग तो नहीं जानते होंगे, आप लोग के पापा इंश्योरेंस लिए होंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योरेंस पॉलिसी का जब फॉर्म भरा जाता है तो उस फॉर्म में पता क्या पूछता है? सिगरेट पीते हो? तो नो, ना। शराब पीते हो? ना, देखे तक नहीं। गुटखा खाते हो? नो। बीड़ी पीते हो? नो। कभी गलती से भी शराब पिए हो? नो। लहरिया कट गाड़ी चलाते हो? नो। कभी विदेश यात्रा गए हो? नो। चरचक्का गाड़ी चलाते हो? नो। गुटखा खाते हो? नो। मतलब अगर उसका तुम स्टडी करोगे सारा इंश्योरेंस का फॉर्म को, तो तुमको यही महसूस होगा कि इंडिया में ना कोई गुटखा खाता है, इंडिया में ना कोई सिगरेट पीता है, इंडिया में ना कोई बीड़ी पीता है, और इंडिया में ना कोई शराब पीता है। अब बताओ, तो इतना जो दुकान खुला हुआ है, क्या चीज कर रहा है बैठ कर? समझो बात को। तो हर किसी को जो बोलता है ना कि हम सेल्फ स्टडी किए हैं, सेल्फ स्टडी, और सिलेक्शन के बाद सब यही बोलेगा, और तुम भी बोलोगे, हम बता रहे हैं, तुम भी यही बोलोगे सेल्फ स्टडी, और सही बात भी है। इसमें गलत बात क्या है? सेल्फ स्टडी तो करके तुम पास हुए हो, तुम्हारे बदले हम थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे बदले मेहनत हम थोड़े कर रहे हैं। एग्जाम कौन देने जाएगा? तुम। सेंटर तक कौन जाएगा भागते? तुम। भूखे प्यासे एग्जाम कौन देगा? तुम। रात में 12 बजे तक कौन पढ़ेगा? तुम। तो सब कुछ तो तुम ही कर रहे हो, तो सेल्फ स्टडी ना हुआ जी। समझ गया ना? कोचिंग का एक रोल होता है तुमको जगाना, कोचिंग का रोल है मात्र तुमको जगाना, कोचिंग का रोल है जब तुम थक जाओगे तुमको मोटिवेट करना। और तुम हो हनुमान, तुम हो हनुमान। और हनुमान जी को क्या था पता है? श्राप मिला हुआ था। हनुमान जी को क्या श्राप मिला हुआ था? कि तुम में बहुत शक्ति है, और इतना शक्ति है कि तुम अपना शक्ति भूल जाओगे, तुम अपना शक्ति भूल जाओगे। और वही तुम सबके साथ है, क्योंकि अभी तक तुमको अपना शक्ति का एहसास नहीं हुआ है, अपना अद्भुत शक्ति नहीं एहसास हुआ है। क्यों? क्योंकि तुमने कभी चेतना को जगाने की कोशिश नहीं की हो। और जिस दिन तुम चेतना पे काम करना शुरू कर दोगे, तुमको अपने आप में लगेगा अच्छा मेरे से ये हो सकता था, हमने अभी तक सोए हुए थे। समझ गए ना? तो तुम हो क्या? हनुमान। और हनुमान को क्या श्राप मिला था? कि तुमको अपना शक्ति का एहसास नहीं होगा, और जब कोई तुमको तुम्हारा शक्ति याद दिलाएगा तब तुम्हारा शक्ति बढ़ेगा, और तुम वो काम कर दोगे जो तुमने कभी सपने में नहीं सोचा था। और वही तुम हो जो हनुमान चालीसा गाते हो ना, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान के लिए नहीं है ये, तुम सोचते हो कि हनुमान के लिए है। हनुमान ने तुम्हारे लिए बनाया है, इसको तुम्हारे लिए बनाया है, उसमें तुम अपने आप को फिट करो। तो तुम तो गा देते हो घंटी बजा के, बस हो गया, जल्दी खत्म हो जाए हनुमान चालीसा, वो तुम्हारे बारे में, और तुम बात को समझ नहीं पा रहे हो। तो तुमको तुम्हारा शक्ति जगाने वाला कोई होना चाहिए, चाहे तुम्हारे पापा हो, चाहे तुम्हारी मम्मी हो, चाहे तुम्हारे सर हो, चाहे तुम्हारी दीदी हो, कोई भी हो, चाहे तुम्हारा कोई एक अच्छा दोस्त हो। दोस्त भी आज की डेट में बहुत अच्छा नहीं मिलता है। बहुत दोस्त कैसा मिलेगा? चलना मूवी देखते हैं, चलना दारू पिएंगे, चलना सिगरेट पिएंगे। और दिल्ली में तो जो लड़का जाता है यहाँ से पटना से तैयारी करने वाला, उसमें 98% लड़का सिगरेट पीना शुरू कर देता है। 98%। जो कभी पटना में सिगरेट नहीं पिया था, वो लड़का दिल्ली में जाके सिगरेट पीना शुरू कर दिया। दिल्ली में जाके दारू पी रहा है, मेरे से बात होता रहता है, दिल्ली में जाके दारू पीता है, वीकेंड मनाता है वो। हम कह रहे तुमको जॉब हो गया, तुम सिलेक्शन हो गया जो तुम वीकेंड मना रहा है? तो सर दोस्त मिल गया। समझ गया ना? तो हाँ, दिल्ली जाके कुछ चीजें सीख जाता है, कपड़ा पहनना, गेड़ी मारना, दारू पीना, सिगरेट कौन कौन एंगल से पीना चाहिए, कैसे धुआं का छल्ला निकालना चाहिए, ये सब जरूर सीख जाता है लोग। लेकिन जो मेन चीज है वो नहीं कर पाता है, और वो चाहिए चेतना को जगाना और मेहनत, खुद का मेहनत।
समझ गया ना। तो कितने लोग का रिजल्ट आता है बच्चे यहाँ पे? 10,000। पढ़ने वाला कितना है? 30,000, जो पटना से लेकर दिल्ली तक है। एक लड़का को मैं जानता हूं, आएगा कभी, मिलाएंगे आपसे, अभी छुट्टी में आएगा तो मिलाएंगे। पटना में रह करके बीपीएससी टॉप कर जाता है, रैंक 1। उसके बाद पटना में रह करके बगल में फतुहा एक जगह है, फतुहा जानते हो, समझ गया ना, और वहां रह करके यूपीएससी भी कर जाता है और आईएएस बन जाता है। तो सर दिल्ली नहीं गया, वो नहीं गया दिल्ली। और बोलो, इंजीनियरिंग कॉलेज से छूटा, पटना में आया, जहां मार्गदर्शन की जरूरत पड़ा उससे मार्गदर्शन लिया, लग गया। टेस्ट तो टेस्ट, मेंस तो मेंस, इंटरव्यू तो इंटरव्यू, जैसे जहां गाइडेंस मिला लग गया, और बीपीएससी में रैंक बना गया और आईएएस में आईएएस बन गया। अब बताओ, समझ गया ना। सबसे ज्यादा फेलियर रेशियो दिल्ली में ही है, और सबसे ज्यादा अगर सक्सेस रेशियो निकालोगे तो छोटे छोटे जगह से। तो तुमको क्या करना है? तुमको अपना देखना है। तुम्हारे बगल वाला पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि सबका डीएनए अलग है। क्या अलग है सबका? सबका बच्चा डीएनए अलग है। डीएनए नाम सुने हो? क्या फुल फॉर्म होता है? इधर से बताएंगे, आप बताइए क्या फुल फॉर्म होता है इसका, बोलो, आप बताइए क्या होता है फुल फॉर्म? क्या होता है? डायऑक्सी, हाँ 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 हाँ, प्रयास करो, वेरी गुड बच्चा। डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और जितने लोग हैं हम लोग, सबका डीएनए अलग अलग है, पर्टिकुलर अलग अलग है, समझ गया ना। और डीएनए सबका अलग अलग होता है। अब तो जब सबका डीएनए अलग अलग है, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो तुम्हारे जो बगल में बैठा हुआ लड़का उसका नेचर तुम्हारे से मिलेगा? हो ही नहीं सकता। पति पत्नी में झगड़ा होता देखते हो कि नहीं देखते हो? है ना, देखते हो ना। क्यों होता है पता है झगड़ा? क्यों होता है? लड़की का डीएनए अलग है, लड़का का डीएनए अलग है। अब दोनों को कैसे चाहोगे कि एक तरह बर्ताव करे, रोज हाय डार्लिंग करे? है ना। कभी तो पति उसका गुस्सा होके घर जाएगा और उसी दिन लड़ाई हो जाएगा। तो बात समझो कि डीएनए जब एक नहीं, तो कैसे हम समझ सकते कि मेरे बगल वाला भी पढ़े जितना हम पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ेगा। और हो सकता है तुम्हारे बगल वाला खूब पढ़ रहा हो, तुम नहीं पढ़ पा रहे हो। तो इसमें क्या है? इसमें तुमको अपने पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। और हर वीकेंड में तुमको क्या करना पड़ेगा पता है? एवरी वीकेंड, वीकेंड, वीकेंड मतलब सैटरडे नाइट। क्या करना चाहिए सैटरडे नाइट को? यूपीएससी एस्पिरेंट को मैं बोल रहा हूँ, बीपीएससी वाले को नहीं मैं बोल रहा हूँ, यूपीएससी को मैं बोल रहा हूँ, और यहाँ पे सब यूपीएससी का है। क्या करना चाहिए वीकेंड को? दिल्ली में बैठ के क्या करता है? दारू पीता है, सिगरेट पीता है। तुमको क्या करना? और दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में पढ़ने वाला भी है, पढ़ता भी है, समझ गया ना। सब दारू सिगरेट नहीं पीता है, कितना लोग दारू सिगरेट पी के भी पढ़ के निकाल देता है रिजल्ट। लेकिन तुमको क्या करना चाहिए वीकेंड में? तुमको वीकेंड में अगले वीक तुमको क्या करना है? नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट वीक यानी कि अगले नेक्स्ट मंडे टू सैटरडे तुमको क्या करना है, इसका तुम्हारे पास डायरी में या कॉपी में प्लान होना चाहिए, वीकली प्लानर। कि अगले वीक हम पॉलिटी में यहां तक पढ़ेंगे, हिस्ट्री में यहां तक पढ़ेंगे, सर यहां तक पढ़ाएं, हम थोड़ा सा यहां तक पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स यहां पढ़ेंगे, है ना, गवर्नेंस से खत्म कर देंगे, गवर्नेंस का एक बार रिवीजन कर लेंगे, सीसेट का ये करेंगे, और प्रीलिम्स का कम से कम 20-25 को 30 क्वेश्चन बनाएंगे। ये करना पड़ेगा तुमको, और खुद ये प्लानिंग करना पड़ेगा, कोई करके नहीं देगा। शुरू शुरू हो सकता है हम कुछ पूछें या आपको बताएं, लेकिन ये प्लानिंग आपको खुद करना पड़ेगा बच्चा। वीकली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, एवरी वीक, एवरी वीक। और कल के डेट में जब आईएएस बन जाओगे तो तुम्हारे पैकेट में भी डायरी रहेगा। क्या डायरी रहेगा पता है? आज कौन कौन सा काम करना है। जैसे ही 9 बजेगा आपका फोन घर घर करना शुरू। क्यों? 9 बजे तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सुतल आराम से तैयार होकर जैसे निकलो 9 बजेगा फोन तुम्हारा बजना शुरू कर देगा। और जो प्रियोरिटी है, वर्क प्रियोरिटी, उसको अकॉर्डिंग तुमको काम करना है। तो वो काम अभी से क्यों नहीं हम डायरी वाला कर ले कि हमको कैसे क्या करना है, उसके अनुसार हम करते जाए। ठीक है। और पीटी में बैठते हैं कितने लोग? मेंस में कितने लोग बैठते हैं? पीटी हो गया 10,000 लोगों का,
हालांकि 10,000 से ज्यादा रिजल्ट देता है। पीटी हो गया 10,000 लोग का, मेंस में कितने लोग बैठते हैं बोलो? अभी भी 10,000 का 10,000 लोग मेंस में नहीं बैठेंगे। 3,000 वाला तो पहले ही साइड हो गया। 3,000 नहीं 2,000। मैंने बोला ना बच्चा कि 10,000 रिजल्ट आया है, इसमें 3,000 कौन लोग हैं? फालतू लोग हैं। कौन फालतू लोग? 1,000 उसमें वो है जिसका खाली पीटी पे कमांड है, मेंस पे कमांड नहीं है। वन डे एग्जाम में बोलो ना तो चैंपियन है। और 2,000 कैसा स्टूडेंट है जिसको खाली पीटी से मतलब है और 1,00,000 रुपया से मतलब है। भाड़ में जाए मेंस, हमको नहीं देना है मेंस। तो 3,000 ऐसा लोग घुसा हुआ है। बचा कितना? 7,000। कितना बच गया? 7,000 लोग मेंस में अपेयर होते हैं। अब सोचो 7,000 लोग मेंस में अपेयर होंगे, रिजल्ट कितने लोग का आएगा बच्चा? 2,500 का। 2,500 लोगों का रिजल्ट आएगा। कितना आसान है यहाँ पे सिलेक्शन लेना, कितना आसान है यहाँ पे। 7,000 में 2,500, बहुत आसान है। जिसका राइटिंग पढ़ने लायक है, मोतियों जैसे नहीं बोला मैंने कि जिसका राइटिंग मोतियों जैसा है, नहीं, जिसका राइटिंग पढ़ने जैसा है, जो राइटिंग में प्रेजेंटेशन पे ध्यान देता है, जो राइटिंग में फ्लो चार्ट बनाता है, जो राइटिंग में सजा के लिखता है, करंट की चीजों को अपडेट करता है अपने उत्तर में, उसका सिलेक्शन होता है। और यही 2,500 लोग क्या देता है? इंटरव्यू देता है, जिसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईएएस में कभी भी इंटरव्यू नहीं बोला जाता है, यूपीएससी में पर्सनालिटी टेस्ट बोला जाता है। तो क्या करते हैं? पर्सनालिटी टेस्ट देते हैं, और पर्सनालिटी टेस्ट में 2,500 लोग अगर बैठते हैं तो इसी में 1,000 लोगों का फाइनल रिजल्ट आता है। और बताओ कितना आसान है यहाँ पे। 2,500 में 1,000, यानी लगभग 2 आदमी पर 1 आदमी, 2.5 आदमी पर 1 रिजल्ट। तो इसको देखो अपने आप को बच्चा, तुम लोग गलती क्या करते हो ना, 8 लाख वाले फिगर को देखते हो। और किसको देखते हो? जो तुम्हारे आस पड़ोस में बोलता है, तुम्हारा नाम होगा, तुम उसको सुनते हो, तुम मानो चाहे मानते, तुम उसको सुनते हो, और उतना सुनते हो कि उसकी बातें तुम्हारे अंदर जहन तक उतर जाता है। तो वो तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा। और याद रखना, रोज रोज तुमको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं मिलेगा। तुम कितना भी लड़का स्टूडेंट क्या करता है आज के डेट में पता है? पढ़ेगा आधा घंटा और मोटिवेशन वीडियो देखेगा कितना देर? कितना देर? 3 घंटा। अब बताओ, पढ़ते आधा घंटा और मोटिवेशन वीडियो 3 घंटा देख रहा है, जबकि उल्टा होना चाहिए। आधा घंटा मोटिवेशन वीडियो और 3 घंटा पढ़ाई, सीटिंग पढ़ाई ऑन द टेबल। तुमको इतना मतलब हर दिन मोटिवेशन की जरूरत है, 3-3 घंटा मोटिवेशन की जरूरत है हर दिन। तो इसका मतलब वो थिएटर है, एकदम चट्टान है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको हिला रहा है लोग कि जागो 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 जागो। और देखो यूट्यूब पर एक से एक मोटिवेटर पड़ा हुआ है, रोज जगा रहा है सबको, रोज जगा रहा है, लेकिन काहे तो जागे वाला है, एकदम चट्टान बन के हम नहीं जगेंगे, तो उसको क्या कर लेगा कोई? तो तुमको खुद जागना पड़ेगा बच्चा। और इसी 1,000 का सिलेक्शन होता है हर साल। ठीक है, इतना तक कोई दिक्कत समझ में आया? क्या करना है तुमको डेली? सबसे पहले अपना रूटीन बनाना है। और क्या करना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है। लिखो कॉपी में, कॉपी खोलो। सबसे पहले तुमको क्या करना है? अपना पढ़ाई का रूटीन बनाना है, डेली, योर डेली वर्क। सबसे पहले तुमको अपना रूटीन बनाना है। रूटीन मतलब समझ गया? ऐसे नहीं जैसे स्कूल में तुम रूटीन बनाते थे, इतना घंटा सिविक्स, इतना घंटा हिस्ट्री, इतना ना। रूटीन इन द सेंस कि एक दिन में एक विषय बनाओ। कि आज कौन दिन है? सोमवार, सपोज सोमवार, तो सोमवार को आज हमको पूरा इतिहास खत्म कर देना है। ठीक है? और कहोगे हमसे पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा। जहां तुम बोलोगे कि ना हमसे हो जाएगा, तो अंदर जो बैठा हुआ दुष्ट आत्मा मन क्या बोलेगा? पागल हो, तुमसे होगा ना होगा, तो उसको और शक्ति मिल जाएगी। और तुम जहां बोलोगे ना कि हाँ हो जाएगा मेरे से, आज ही हम इतिहास पूरा देखेंगे, रिवीजन कर लेंगे। कहां से? मेडाइवल पूरा देख लेंगे, या एशियंट पूरा देख लेंगे, या मॉडर्न हिस्ट्री जितना भी देख पाए हम पूरा देख पाएंगे, तब देखो होगा। और जहां तुम डरोगे मेरे से ना होगा, इतना पढ़ा जाएगा, तो देखो अंदर जो मन बैठा हुआ कहेगा सच्चे में नहीं होगा तुमसे, और यहीं पे तुम नेगेटिव हो जाओगे। तो सबसे पहले डेली रूटीन अपना बनाना है, और रूटीन ऐसा बनाना कि जिसको फॉलो कर सको। इतना टफ रूटीन मत बनाना कि तुम फॉलो नहीं कर पाओ। उसके बाद प्रीवियस ईयर लिखो, प्रीवियस ईयर पीटी का क्वेश्चन बैंक,
पीटी का, प्रीलिम्स का, यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक कम से कम 3 बार देखना है पिछले 10 साल का, ये मार्केट में मिलेगा। प्रीवियस ईयर यूपीएससी, प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चन बैंक कम से कम 3 बार देखना है पूरा एकदम, वो हो गया। फिर मेंस का क्वेश्चन बैंक देखना है कम से कम लास्ट 10 ईयर का, मेंस का क्वेश्चन बैंक, यूपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन बैंक वी हैव टू गो थ्रू, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, जो क्लास का रूटीन है, क्लास का जो रूटीन है, तो क्लास का जो स्टडी होता है यहाँ पे कितना देर स्टडी होता है डेली, 3 से 4 घंटा। तो 3 से 4 घंटा के अलावा आप घर पे जाके कितना देर सिटिंग दे सकते हो, ये तुमको अपना देखना पड़ेगा। हो सकता है 8 घंटा सिटिंग दे सकते हैं, हो सकता है आप 3 घंटा सिटिंग दे सकते हो सकता है वो 5 घंटा सिटिंग दे सकते हैं। तो ये सब का अलग अलग है सिटिंग देने का पावर, कैपेसिटी। तो क्या करना है, अगर तुम 5 घंटा पढ़ सकते हो तो 5 घंटा लगातार एक ही बात मत पढ़ना, उसको तोड़ लो कि ठीक है 1.5 घंटा बैठ के पढ़ेंगे, फिर उठेंगे चाय पियेंगे, फिर उठेंगे पानी पियेंगे, फिर उठेंगे लस्सी पियेंगे, फिर बैठेंगे। 5 घंटा आदमी बैठ के नहीं पढ़ सकता एक बार में, एग्जॉस्ट कर जाएगा, यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाएगा वो। आपको क्या करना है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है, समझ गए। और दिन भर पढ़ना कितना घंटा है, यहाँ कोचिंग का टाइम छोड़ करके आपको कम से कम सिटिंग 4 घंटा, कितना काम आसान कर दिया आपका, 4 घंटा सिटिंग ओनली, 4 आवर्स ओनली। अब बताओ, तुम लोग सोच रहे होगे कि सर बोलेंगे 14 घंटा, है ना, सोच रहे हो तुम लोग हम कितना सस्ता में छोड़ दिए तुम लोग को, 4 घंटा। अब कहो सर 4 घंटा में हो जाएगा, 4 घंटा नहीं पढ़ोगे ना, पढ़ने वाला 1 घंटा पढ़ रहा है और डेली ऑफिस जा रहा है, और ट्रेन में जितना समय मिलता है ना, ट्रेन में या बस में, उसमें में द हिंदू पढ़ता है, उतने में मैगजीन पढ़ता है, और घर आकर के 1 घंटा पढ़ता है, बस हो गया, उतना ही उसके पास समय है और सिलेक्शन ले लिया। लेकिन क्या, एक कंटिन्यू है, 1 घंटा कंटिन्यू, समझ गए ना। और बच्चा भी इसके पास है 2-3 को, बेचारा ऑफिस भी जाता है, बॉस का डांट भी सुनता है, 2 बच्चा भी है घर में, काई कुई करे वाला, है ना। बेचारा जब पढ़ने बैठता है तो आगे किताबें फाड़ देता है, कभी चाय गिरा देता है, कितना बेचारा इरिटेट हो जाता है। और एक अभी हो एकदम, न शादी हुआ न विवाह हुआ, एकदम फ्री हो तुम अभी, और उससे पूछो जो शादीशुदा होकर के तैयारी कर रहा है आज के डेट में, गर्ल्स हो या बॉयज, उससे पूछो जाकर के क्या प्रेशर में वो जी रहा है और फिर भी सिलेक्शन ले रहा है, समझ गए। तो दोनों में क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है। इसमें जो अभी अनमैरिड है, अभी शादी नहीं हुआ है, और एक मैरिड है वो तैयारी कर रहा है और सिलेक्शन ले लिया, दोनों में क्या अंतर है। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इसको सिलेक्शन दिला देता है 1 घंटा पढ़ के, और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो 4 घंटा पढ़ने के बाद भी इसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। क्या बच्चा, कंटिन्यूटी रहता है, मान सकते हो एक फैक्टर कंटिन्यूटी को ले सकते हो आप, कंटिन्यूटी है सर इसमें। और हम फोकस स्टडी ये भी मान सकते हो। लेकिन मेन क्या चीज है जो हम सुनना चाह रहे हैं आप लोग से, दृढ़ इच्छा शक्ति। हाँ, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग विल पावर। इसमें है, इसमें नहीं। बेचारा ऑफिस में भी मरता है, मर मर के जीता है और जी जी के मरता है, रोज बीबी का भी सुनता है, बच्चों का भी सुनता है, बॉस का भी सुनता है, और ट्रेन में पढ़ता है, लोकल ट्रेन में ड्यूटी भी करता है, दोस्तों का भी सुनता है, अपने माता पिता के भी डांट सुनता है, और फिर पढ़ रहा है। और वही 1 घंटा या तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लेता है, या तो रात में लेट नाइट पढ़ लेता है, लेकिन 1 घंटा ही पढ़ लेता है। क्या है इसमें, दृढ़ इच्छा शक्ति है, स्ट्रॉन्ग विल पावर, कि हमको करना है तो करना है, और मेरा काम कोई नहीं करेगा। हम जिंदगी भर इसी पोस्ट पे नहीं रहेंगे, हम क्लर्क नहीं रहेंगे, हमको क्लर्क से बनना है ऑफिसर, और वो भी ऐसा ऑफिसर जिसमें हम गर्व कर सके, मेरी बीवी गर्व कर सके, मेरा बच्चा गर्व कर सके। अभी तुम लोग मेहनत कर लोगे ना, बता रहा हूं तुम लोग को, जो अभी उम्र है ना, कुछ नहीं है, समझ गया ना। तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा वाइफ, तुम्हारे बच्चे
देखना, मेरी बात याद रखना, कितना रिस्पेक्ट करेगा तुम्हारा। तुम्हारे बच्चे को अच्छा लगेगा अपना नाम बताते हुए, मेरे पापा IAS हैं, मेरे पापा IPS हैं। उस दिन के लिए तैयारी करो तुम लोग। और तुम लोग जरी सामने निगेटिव हो गए, मेरा दोस्तवा तो बोल दिया कि मेरे से होबे नहीं करेगा, लग गए मुंह लटका के, तो क्या करें, फॉर्मा निकला हुआ है SSC का, भर दो। और भर दिया SSC का फॉर्म, और वो भी नहीं हो रहा है ना। बात है कि SSC भी हो जाए तो क्या दिक्कत है जी, आदमी कम से कम बेरोजगार से रोजगार तो हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है ना। प्रॉब्लम ये है, SSC में नहीं पता है कि सिलेबस कहाँ से पूछेगा, इसमें पता है कि सिलेबस कहाँ से पूछेगा। अब बताओ अंतर दोनों में ये। नौकरी कोई खराब नहीं होता है, लेकिन जीवन एक को मिला है, एगो जीवन मिला है, एगो। और जीवन में क्या करना है, ऐसा काम करना है जीवन में जो भगवान के पास अगर जाएंगे तो एकदम बढ़िया से बोले कि हाँ भगवान आपने एक जीवन दिया, इस जीवन का हमने बढ़िया से यूटिलाइज किया और इस जीवन को रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ जिया। और उतना ही नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं जिया, मेरे से जितना भी बन पाया इस सोसाइटी को मैंने सर्व किया है, गरीब को घर दिलाया है, गरीब का आंसू पोछा है, बेसहारा को सहारा दिया है, भूखे को खाना दिया है। इतना किया मैंने भगवान। और एक IAS चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकता है, तुम चाहो ना तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन अभी तुम लोग, अभी पावर नहीं आया हाथ में। जिस दिन पावर आएगा ना, देखना करने वाला क्या करता है पता है, करने वाला बहुत सारा चीज कर रहा है। बहुत सारे IAS देखो ऐसे हैं जो आज देखो ड्यूटी के साथ साथ कितना सोशल वर्क करते हैं, और बहुत सारे IAS हैं कि ड्यूटी के बाद बैठ के खाली यूट्यूब बनाते, चैनल बनाते रहते हैं। सैलरी तो मिल ही रहा है, क्या दिक्कत, बस काम चल रहा है। मेन उसका प्रायोरिटी होना चाहिए सोशल वर्क, जो सरकार जिसमें सैलरी दे रहा है वो काम होना चाहिए। और काम क्या कर रहे हैं, दूसरा चीज। समझ गया ना। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है बच्चा, सैलरी तुमको मिलेगा, हर 30 तारीख को सैलरी मिलेगा, तुम्हारे अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट होगा और मैसेज मिलेगा तुम्हारा ऐसे, 5 लाख क्रेडिट इन योर अकाउंट। हाँ 5 लाख है ना, तभी तुमको लग रहा है 5 लाख मिलेगा सर। हाँ 5 लाख मिलेगा, लेकिन तुम्हारा खर्चा भी तो उस हिसाब से बढ़ेगा, तुम्हारा लाइफ स्टाइल बढ़ेगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो खर्चा भी तो तुम्हारा बढ़ेगा। समझ गया ना। और बहुत सारे IAS तो अपना सैलरी टच भी नहीं करते हैं, छूते भी नहीं है ना, इतने खुश रहते हैं लोग। ठीक है, समझ आ गया। तो अब देखो सिलेबस है तुम्हारे ऊपर, समय तुम्हारे पास आधा घंटा और है, 7:30 में छोड़ देंगे, ठीक है, 7:30 तक, ठीक है, कंफर्टेबल। चलो तुम्हारे हाथ में देखो सिलेबस है, वो सिलेबस को खोलो। लिखा सिलेबस। देखो बच्चा, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है सिलेबस को, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं समझोगे, तुम क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, तुमको कुछ बुझेबे नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो सिलेबस है। UPSC की तैयारी 2 फेज में होता है। फेज 1 और फेज 2। क्यों, करियर को दोनों हिसाब से लेके चलो। कैसे, कल के डेट में अगर UPSC हो गया तो हो गया, और नहीं हुआ तो कम से कम स्टेट पीसीएस तो मेरे हाथ में है, तो सिक्योर होके चलो, दोनों हाथ में लड्डू। कैसे, फेज 1 में पढ़ो, फेज 1 में जो आपको पढ़ना पढ़ो पूरा हिस्ट्री। क्या, हिस्ट्री, और क्या, पॉलिटी, और क्या, ज्योग्राफी, और क्या, इकोनॉमी, और क्या, साइंस, और क्या, और क्या, साइंस हो गया, और क्या, करेंट, करंट अफेयर्स। 1 2 3 4 5 6 विषय हो गया। क्या क्या हुआ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स। लिख लोगे क्या क्या मैंने बोला, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, और इकोनॉमी, और क्या, जनरल साइंस, और क्या, करंट अफेयर। अब हिस्ट्री में भी 4 हिस्सा है बच्चा। कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स।
क्या क्या? पहला प्राचीन भारत, हिंदी में लिख रहे हैं। दूसरा मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। तीसरा आधुनिक भारत, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। और चौथा विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास। हिस्ट्री 4 भागों में बटा हुआ है। क्या क्या? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास। बीपीएससी वालों को विश्व का इतिहास नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर ऑप्शनल पेपर है इतिहास, अब बीपीएससी वाला क्या करेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट, अधिकतर नंबर ऑफ स्टूडेंट इतिहास ही रखेगा ऑप्शनल पेपर। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हिस्सा इतिहास का पीटी में और मेंस में कवर होता है बीपीएससी, इसलिए वो इतिहास ऑप्शनल रखेंगे और विश्व इतिहास को पढ़ करके अपना ऑप्शनल दे देंगे और क्वालिफाई करके निकल जाएंगे। अगर दूसरा विषय रख लेगा बीपीएससी वाला तो क्या होगा? एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उसको लेनी मेहनत करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो आपको यूपीएससी वाले को प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व इतिहास पढ़ना है। क्लियर? इसमें प्राचीन भारत में सिर्फ पीटी में पूछेगा, सिर्फ पीटी में पूछेगा, मेंस में नहीं पूछेगा। मेंस में क्या पूछेगा? प्राचीन भारत का क्या पूछेगा मेंस में? जो एंशिएंट हिस्ट्री का आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, समझ रहे हो? जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन पूछ सकता है, पाला आर्ट से पूछ सकता है, मौर्यन आर्ट से पूछ सकता है। तो ये सब कौन सा है? एंशिएंट में तुम पढ़े थे। लेकिन आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या पूछेगा मेंस में? मेंस में क्या पूछेगा? आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज। हेरिटेज को हिंदी में क्या बोलेंगे? हेरिटेज, हेरिटेज को हिंदी में बोलेंगे विरासत, विरासत, विरासत। तो याद रखना, जब भी प्राचीन भारत पढ़ना तो पीटी का प्राचीन, यूपीएससी वाले क्या करते हैं? प्राचीन भारत पढ़ा भी नहीं करते हैं, कहते सर पीटी में 2-3 क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए कहा हमको पढ़ाइएगा प्राचीन भारत, छोड़ दीजिए। लेकिन ना, प्राचीन भारत आपको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? इससे आप एसए पेपर का जवाब दे सकते हैं, इससे आप पीटी का जवाब दे सकते हैं, इससे आप मेंस का जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, हेरिटेज है, इसका जवाब दे सकते हैं, इससे आप ऑप्शनल पेपर अच्छा कर सकते हैं। यानी एक तीर से 4 शिकार, 4 शिकार। इसलिए सर हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। मेडावल हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री उसी तरह से क्या है? पीटी में सिर्फ पूछेगा मेडावल हिस्ट्री। तो पीटी में कितना क्वेश्चन रहेगा मेडावल हिस्ट्री से? मात्र 2 से 3 क्वेश्चन। तो सर 2-3 क्वेश्चन के लिए मेडावल हिस्ट्री पढ़े? हाँ पढ़िए। क्यों पढ़िए? अगर मेडावल हिस्ट्री का नॉलेज रहेगा तो आप मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा से समझ पाइएगा। और अगर आप एंशिएंट नहीं समझ पाए, मेडावल नहीं समझ पाए, तो मॉडर्न में आपको जाके दिक्कत हो सकता है। और क्या? मेंस में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसको आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं, जो जीएस पेपर 1 में रहता है आपका, वो कहां से? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल शाहजहांकालीन आर्किटेक्चर, शाहजहांकालीन जितना भी मुगल काल में, कब किसके पीरियड में सबसे ज्यादा आर्किटेक्चर में गोल्डन पीरियड कहलाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर ड्यूरिंग मुगल एम्पायर, शाहजहां। अब शाहजहां ने कौन कौन सा बिल्डिंग बनाया, कौन सा बिल्डिंग का कौन सा कला है, किस कला पर आधारित है, कौन कौन सा भारत के बिल्डिंग को विरासत में शामिल कर दिया गया, हेरिटेज में शामिल कर दिया, ये सब कहां पढ़िएगा? सब मेडावल में आपको समझ में आएगा, कुछ हिस्सा एंशिएंट में समझ में आएगा। तो पढ़ रहे हैं हम एंशिएंट, पढ़ रहे हैं हम मेडावल हिस्ट्री, लेकिन चीजें कितना जगह काम आ रहा है? 4 जगह काम आ रहा है आपका। कहां? पहला पीटी, दूसरा मेंस, मेंस में कहा? आर्ट, आर्किटेक्चर, हेरिटेज। तीसरा कहां? एसए पेपर में काम देगा आपको। अगर अच्छा से नॉलेज रहेगा ना हिस्ट्री का, तब देखना एसए पेपर में कितना बढ़िया तुम लिखते हो। और चौथा, अगर ऑप्शन पेपर है तो। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, सारा का सारा मेंस में क्वेश्चन इसी से, मेंस में। और पीटी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, पीटी के इतिहास में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। तो सोच लो कि मॉडर्न हिस्ट्री आपके लिए कितना मायने रखता है। और मॉडर्न हिस्ट्री कहां से शुरू होता है? यूपीएससी के सिलेबस में। यूपीएससी के सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री वहां से शुरू होता है जब औरंगजेब डिक्लाइन करता है, जहां से बहादुर शाह जफर का शासन शुरू होता है। कब से? 1707 से, 1707, 1707। यहां से आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है।
औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब बहादुर शाह गद्दी पे बैठता है और वहां से लेके सारे मुगल एम्पायर के साथ क्या होता है, वहां से शुरू होकर के फिर 1857 का रिवॉल्ट होता है, फिर 1818 आता है ना, क्रॉन क्रॉन के अंदर शासन, फिर धीरे 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 मूवमेंट की ओर तब्दील हो जाता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ। समझ गए? पढ़ने में कुछ अच्छा नहीं लगेगा बच्चा, हम बता रहे तुमको। अगर तुमको ये दिखेगा ना, ये दिखेगा ना, ये दिखेगा ना, तब तुमको पढ़ने में अच्छा लगेगा, और ये अगर नहीं दिखेगा ना, तब तुमको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। घोड़ा क्यों दौड़ता है? क्योंकि उसको चना मिलता है। तो तुम्हारा चना क्या है? वो वर्ड। और आज जाकर के एक काम कर ही लेना, अगर समय मिले तो एक कागज लो, और कागज पर, जैसे कागज है ना A4 साइज का, और कागज जैसे कागज है A4 साइज का, तो यहाँ पे अपना नाम लिखो। जैसे इनका नाम क्या है? नाम श्रुति। श्रुति बड़ा सा लिखो, श्रुति बड़ा सा लिखो, और इसके नीचे क्या लिख दो? और यहाँ डेट दो। डेट मतलब ईयर। ईयर बोले तो तुमको पता है कि तुम कब अटेम्प्ट करने वाले हो, है ना? तो यहाँ पे ईयर दो 2025 या 2026, जब भी तुम चाहते हो, और बस कुछ नहीं करना है, इसको लगा देना है। ये काम करता है, मेरे जीवन में खुद काम किया, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये काम करता है। कोई भी छोटा छोटा गोल तुमको बनाना, तुमको कुर्सी लेना हो, तुमको मोटरसाइकिल लेना हो, तुमको कुछ भी लेना हो, तुम एगो लिख दो, मोहन कुमार मोटरसाइकिल, कौन सा? KTZ, कुछ क्या बोलता है, KTM 2025। बस इसको तुम लगा दो। नहीं पूरा होगा ना, खाली तरीका बताएंगे, फिर बताना। तो इसी तरह से तुमको करना है बच्चा। आप कहोगे सर ऐसे लगा देंगे तो मेरा जैसे जो भी दोस्त सब तो हंसेगा सर मेरे, बड़ करना तू अभी से IAS हो गया है। छुपा के लगाना, छुपा के लगाना। कैसे? जिसपे खाली तुम्हारा नजर पड़े। अभी दुनिया में ढिंढोरा पिटने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया के लिए नहीं बोल रहे लगाने के लिए। किसको लगाने के लिए? सिर्फ तुम्हारा नजर पड़े इस पे बस। और इसको हर दिन ऐसा जगह लगाना, कोई कोना में, जहां पे सिर्फ तुम्हारा नजर पड़े। तुम्हारा मम्मी का पापा का नजर पड़ता है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मम्मी पापा तुम्हारा टांग नहीं खींचेंगे, तुम्हारी भलाई के लिए काम करेंगे। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा को छोड़ करके बाकी जो हो, तुम्हारा भाई हो, बहन हो, कजन सिस्टर हो, कजन ब्रदर हो, दोस्त हो, सब तुम्हारा लेग पुलिंग करेगा। मौसी हो, चाची हो, बाप रे बाप, फलनुआ का बेटिया IAS बन जाएगा, हमारा बेटिया ऐसी रह जाएगा, हो गया वहीं से। समझ गया ना? मौसी, फुफ्फा, फुफ्फी, श्रुति पढ़ रही है IAS, हो जाएगा तब। समझ गया ना? और किसी भी देश दुनिया को यह पसंद नहीं है, इसलिए इसको गुप्त रखना है, और इस पर तुम्हारा नजर खाली पड़े। देखो कैसे काम करता है। ऐसे करके पढ़ोगे तब ना जी। तो फेज 1 में इतने सारा चीज पढ़ेंगे। पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी पूरा पढ़ेंगे। सर इसके लिए कौन सा किताब लें? जितना यहाँ से नोट्स मिलता है ना, प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का, आधुनिक भारत का, विश्व के इतिहास का, वो नोट्स ले लो, पढ़ लो। और उस नोट्स को पढ़ने के बाद तुम जितना अपने तरफ से ऐड करना चाहते हो घर पे जाकर के, क्योंकि पढ़ाई का कोई सीमा नहीं है, हमने इतना NCERT से निकाल के आपको दे दिया है। अब तुम्हारे पास बहुत सारा रिसोर्सेस है, बहुत सारा बुक है, और उस बुक से अलावा तुम कितना पढ़ना चाहते हो तो तुम जानोगे। क्योंकि जो दोस्त मिलेगा तुमको 2 किताब खरीदा देगा, कहेगा आइए तैयार कर रहे हो, ये किताब ले लो ना, एगो ये भी ले लो ना, एगो ये भी ले लो ना। कोई गिफ्टों में कर देगा तुमको, M लक्ष्मीकांत, फलना कांत, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। समझ गया ना? अब तुम्हारे पास बुक का अंबार लग जाएगा, अंबार। किसी किसी के रूम में मैं जाता हूँ और देखता हूँ IAS की तैयारी कर रहा है, बुक देखता हूँ तो बाप रे बाप, इतना सारा किताब, जले उलेगा का जी इसी से। मतलब अंत समय में ही काम आएगा, लकड़ी लाने की जरूरत तो नहीं है। समझ गया ना? तो किताब अंबार नहीं रखना है, थोड़ा सा रखना है। और इसमें तुम कितना ऐड कर सकते हो, न्यूज़पेपर से और भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से तुमको करना पड़ेगा। पॉलिटी सर M लक्ष्मीकांत खरीद लें, नहीं भी खरीदोगे तो काम चल जाएगा। क्यों? इसका जो पॉलिटी है क्लास 11 एंड 12, 2 किताब यहाँ है बच्चा 11 में और 2 किताब 12 में है।
यानी 4 वो किताब है एनसीईआरटी का बस। अगर 4 किताब बढ़िया से कर लिए तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और बोलो, और न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है? द हिंदू पढ़ना है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है। सर इंग्लिश नहीं समझ में आता है, तो क्या पढ़ना है? हिंदुस्तान पढ़ो। और यहाँ से जो मिलेगा भी तुम लोग को मिलेगा। हिंदी मीडियम वाले को मैं बोल देता हूँ कि इंग्लिश वाले तो कर लेते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। हिंदी वाले क्या करेगा बेचारा? हिंदी वालों के लिए हम लोग द हिंदू से ट्रांसलेट करके आपको देंगे। जो भी न्यूज है उन लोग का वो सारा ट्रांसलेट करके हम लोग देंगे हिंदी वालों को। यानी अगर तुमको द हिंदू नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, हम देंगे तुमको हिंदी में करके। अब तुमको खाली उसको पढ़ना है, समझ गए? और उस ज्ञान को कहाँ जोड़ना है? अपने नोट्स में जोड़ना है। और कहाँ जोड़ना है? अपने आंसर में जोड़ना है। इसके लिए ज्योग्राफी के लिए 11 और 12 का एनसीईआरटी, 2 किताब यहाँ है, 2 किताब यहाँ है, 4 किताब। 2 किताब यहाँ है 11 का, 2 किताब यहाँ है 12 का एनसीईआरटी खाली। और वो भी कौन सा एनसीईआरटी? ओल्ड एनसीईआरटी। पुराना मिल गया तो मिल गया, पुराना नहीं मिलता है तो मजबूरी में नया एनसीईआरटी खरीद लेना। ठीक है? यहाँ पे सर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, क्या करें? तो ये वाला प्राचीन भारत के लिए आर एस शर्मा का, राम शरण शर्मा का प्राचीन भारत, राम शरण शर्मा का प्राचीन भारत, ये एनसीईआरटी है। और जो तुम लोग को प्राचीन भारत का नोट्स मिलेगा तो इसी किताब से निकाल करके मिलेगा, पूरा का पूरा यही किताब से। मेडावर में जो तुम लोग को मध्यकालीन भारत का नोट्स मिला है वो पूरा का पूरा सतीश चंद्रा है। जो भी तुम्हारे पास नोट्स है, एक एक लाइन मिला लेना उसमें, मेडावर वाला नोट्स जो भी तुम लोग के पास है। जो आगे आधुनिक भारत का नोट्स मिलेगा वो पूरा का पूरा 2 एनसीईआरटी रहेगा, बिपिन चंद्रा का दोनों किताब रहेगा। और क्या चाहिए? तो एनसीईआरटी वाला तीनों काम इधर हो गया। वर्ल्ड विश्व इतिहास अर्जुन देव, हिंदी वाला अर्जुन देव, अर्जुन देव का विश्व इतिहास क्लास 12। इंग्लिश वाले नॉर्मन लुई, नॉर्मन लुई LWIE एनसीईआरटी विश्व इतिहास हो गया काम। पॉलिटी के लिए 4 किताब, चारों एनसीईआरटी। ज्योग्राफी के लिए 4 किताब, चारों एनसीईआरटी। इकोनॉमिक्स के लिए कोई किताब नहीं सर, कोई किताब नहीं, खाली 9th क्लास का, 9th क्लास का एक किताब और एक किताब 10th क्लास का, यानी 2 किताब बस इकोनॉमिक्स के लिए। और बाकी जितना इकोनॉमिक सर्वे और बजट वही काम देगा आपका। पीटी में भी वही काम देगा और मेंस में पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का काम देगा। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स खाली जान जाना है कि सर जीडीपी क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, बैंक कैसे बना, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी फंड क्या होता है, इकोनॉमिक क्राइसिस कैसे आता है, समझ गए? बस वही सब जानना है। और बाकी सारा इकोनॉमिक सर्वे बजट। 2 किताब इकोनॉमिक्स का, 2 किताब ज्योग्राफी का, क्लास 11 क्लास 12, 4 किताब यहाँ, 4 किताब यहाँ, 2 किताब यहाँ। कितना किताब हुआ जी? कितना किताब हुआ? कुछ लोग लिख रहा है, कुछ लोग अभी सोचिए रहा है। लिखो, कोई नहीं बताएगा, आगे जाके हम बता रहे हैं, ये सब चीज कोई नहीं बताएगा। कितना किताब हुआ? 2 4 6 8 10 किताब, 10 किताब हुआ। साइंस का इसमें बायोलॉजी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। तो इसमें हम कहेंगे सिर्फ एक किताब खरीदना। कौन सा? सिर्फ बायो खरीदो, क्लास 12 का एक किताब, क्लास 12 का सिर्फ बायोलॉजी और कुछ नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दो, जितना यहाँ पे मटेरियल मिलेगा और जितना पढ़ाया जाएगा, जितना मैम समझा देगी तुम लोग को, दिमाग में बैठा लेना। ठीक है? फिजिक्स तुम लोग का भी कल से शुरू होगा, केमिस्ट्री अभी नहीं शुरू हुआ है, बायो मैम शुरू कर दी है। टाइमिंग पता है ना सबको? हिंदी वाले को बायो शुरू हो गया, इंग्लिश वाले का टाइम सबको पता है। करंट अफेयर जो यहाँ से तुमको हर हफ्ता मिलता है ना जी, हर शुक्रवार को मिलता है करंट अफेयर यहाँ से। ठीक है? तो वो करंट अफेयर, और उसके बाद यूपीएससी वालों का अलग बुकलेट मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा तुम लोग को हर शुक्रवार को, इसी टाइम में मिलेगा। तो बीपीएससी का एक असाइनमेंट है, उसका नाम है मार्गदर्शन। यूपीएससी वाले का एक असाइनमेंट है, तो यूपीएससी वाले को यूपीएससी को मिलेगा और बीपीएससी वाले को बीपीएससी मिलेगा।
अगर तुम चाहोगे सर वो वाला भी असाइनमेंट हमको दे दीजिए, कौन वाला, जो बीपीएससी वाला को मिलता है, तो तुमको मिल जाएगा, लेकिन उसको दोनों नहीं मिल सकता है। समझ बात, यूपीएससी वाले को दोनों असाइनमेंट मिलेगा, बीपीएससी वाला भी और यूपीएससी वाला भी, लेकिन बीपीएससी वाले को दोनों नहीं मिल सकता है। तो तुम्हारे हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ की तैयारी, तो तुम लोग को जो अलग असाइनमेंट मिलेगा, जो फ्राइडे को मिलेगा, और उसी पे क्लास चलेगा, उसी पे हर टॉपिक पे क्वेश्चन रहेगा और आंसर रहेगा, उसको समझाया जाएगा और तुम लोग को कहेंगे लिख के लाओ। तो करंट अफेयर जो यहाँ मिलेगा, उसके अलावा क्या क्या पढ़ना है हम लोग धीरे धीरे बताते जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये फेज 1 हो गया बच्चा, क्या हो गया, फेज 1। ये चलेगा तुम्हारा जैसे चल रहा है अभी टाइम में, इसके लिए अलग टाइम में आना पड़ेगा और फेज 2 के लिए अलग टाइम में आना पड़ेगा अभी थोड़ा दिन। कब तक, हाँ, उसके बाद फेज 2 को, अब फेज 1 हो सकता है दोनों सड़ जाए मतलब 2 बार आना ना पड़े, मतलब एक के बार आए और ये भी क्लास कर लें और ये भी क्लास कर लें, छुट्टी। समझ गए, थोड़े दिन के बाद। तो याद रखना फेज 1 में इतना सब्जेक्ट है, फेज 2 में तुमको क्या पढ़ना है, लिखो फेज 2 में क्या पढ़ना है। फेज 2 में पढ़ना है तुमको, पहला एस्से पेपर, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा इन्वायरमेंट, इंग्लिश समझ में आ जाएगा ना, चल रहा है ना, ठीक है। इन्वायरमेंट, उसके बाद तुमको पढ़ना है क्लाइमेट चेंज, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर, और क्या पढ़ना है, 5वां नंबर इंटरनल सिक्योरिटी, और क्या पढ़ना है, गवर्नेंस, और क्या पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री। लिखा था जा रहा है ना, ठीक है। और क्या पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री। हाँ, जैसे उसमें फेज 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, फेज 2 में मतलब समझ लो कि मेंस का जो सब्जेक्ट है, इधर पीटी की बात नहीं कर रहे हैं, इधर मेंस का भी बात कर रहे हैं, उधर पीटी में दोनों है, लेकिन इधर खाली मेंस है जो मेंस में पूछता है। वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, और क्या हो गया, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी के बाद का भारत। उसके बाद हो गया आपका इंडियन सोसाइटी, उसके बाद आपका हो गया सोशल जस्टिस, 10 नंबर सोशल जस्टिस। उसके बाद हो गया इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद हो गया 12 नंबर आपका एथिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंटीग्रिटी। ये 12 विषय पढ़ना है और सब विषय छोटा छोटा है, एक को छोड़ करके। ये थोड़ा बड़ा है, बाकी सब छोटा छोटा क्लास है, कोई 10 क्लास, कोई 12 क्लास, कोई 8 क्लास, कोई 15 क्लास। समझ गया ना, सब छोटा छोटा टॉपिक है। ये पूछेंगे हम आपसे खड़ा करके, और एकदम जवान पे याद होना चाहिए बच्चा आपका, ठीक है। जवान पे जब इतना बता दिए ना, अब देखो सिलेबस समझाना आसान हो जाएगा, मेरे को बहुत आसान हो जाएगा। नोट कर लिए, तो उसका तुमको फेज 1 में उतना सब्जेक्ट से पाला पड़ेगा, फेज 2 में इतना सब्जेक्ट से पाला पड़ेगा। और जो इतना पढ़ लिया वो इंसान नहीं है, वो साधारण इंसान नहीं है, वो जानते हो ब्रॉड माइंड इंसान है, वो ब्रॉड माइंडेड, जिसको बोलता है कि दुनियादारी सब चीज का समझ है उसके पास है, और इसको कोई नहीं हरा सकता। तुम कहते हो ना कि आईएएस में सर पीटी फेल हो गए, मेंस में नहीं हुआ, तुम शेर शाह सूरी से लड़ाई करके हारे हो,
तो आम आदमी से लड़ाई नहीं करके हारे हो, शेरशाह सूरी से लड़ाई करके हारे हो। और जो शेरशाह सूरी से लड़ाई करके हारा है वो कायर नहीं हो सकता। समझ गए? तो इतना सारा चीज तुम जानो, कल के डेट में अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो इतने सारे का चीज का अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो समझो कि तुम अपना प्रेस्टीज खुद बना लोगे सोसाइटी में, किसी के अधीन रहने की जरूरत आपको नहीं है। और तीसरा चीज क्या होता है, जब पीटी पास कर गए, मेंस पास कर गए, जब पीटी पास कर गए, मेंस पास कर गए, क्या हो गया, फिर पर्सनालिटी टेस्ट होता है बच्चा। थर्ड स्टेज में पर्सनालिटी टेस्ट होता है और ये होता है 275 नंबर का, 275 मार्क्स। और इसमें 150 मार्क्स बहुत आसानी से लोग ले आते हैं। कितना नंबर, 150 मार्क्स बहुत आसानी से लोग ले आते हैं। तुम भी ले आओगे। और तुम लोग को ट्रेनिंग इतना कर दूंगा कि कल